नाज़रीन, प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में भारत को सबक सिखाने पर जहां जश्न मनाया जा रहा है, ऐन उस वक्त में भारत अभी तक जंगी जुनून से बाहर नहीं निकल रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे भारत आर्जी सीज़ फायर की आड़ में दोबारा जंग की तैयारी कर रहा है। मसले कश्मीर पर अमरीका की सालिसी की पेशकश हो या पाकिस्तान की तरफ से पीस का पैगाम, इंडिया हर मामले पर हट धर्मी दिखा रहा है। पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान अब तक हॉटलाइन पर 3 बार राब्ता हो चुका है, जिसमें 18 मई तक जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ। मगर वॉर हिस्टेरिया में मुब्तला जो भारतीय वज़रा हैं, उनके बयानात अभी तक ठंडे नहीं पड़ रहे हैं। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का ये मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। भारत अभी सही पिक्चर दिखाना चाहता है, अभी ट्रेलर दिखाया है। दोनों अतराफ नाजरीन जंग का बगौर जायज़ा लें तो साफ साफ नज़र आता है कि भारतीय मांग से पाकिस्तानी अफवाज ने सिंदूर मिटा दिया, लेकिन फिर भी भारतीय वज़ीर दिफा ने IMF से ये मुतालबा किया कि वो पाकिस्तान के लिए मंजूर $1 अरब के कर्ज प्रोग्राम का दोबारा रिव्यू करे। साथ ये इल्ज़ाम भी लगाया कि ये रकम दहशतगर्दों की सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल हो रही है। भारतीय वज़ीर दिफा का ये बयान जाहिर करता है कि मोदी सरकार पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद से सियासी तौर पर जाहिर है बहुत प्रेशर में है। भारतीय अपोजिशन कांग्रेस हो या फिर अवाम अब मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि बड़े बड़े दावों के बाद इंडिया ने घुटने क्यों टेके। आपको याद होगा 2016 में उड़ी हमले के बाद मोदी ने आज़ाद कश्मीर में झूठी सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा रचाया, फिर 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट में स्ट्राइक्स करने का दावा किया और इस बार पहलगाम को पाकिस्तान से जोड़ा गया ताकि इंडियन अवाम को सेंटिमेंट्स के साथ, उनके जज्बात के साथ खेला जा सके। मगर पाकिस्तान ने फिर ऐसा जवाब दिया, ऐसा जवाबी हमला किया कि मोदी को न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया, जिसका एतराफ़ साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने भी किया है। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी तर्जुमान सीनियर रहनुमा शाज़िया मरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाज़िया साहिबा, आपने ज्वाइन किया, वक्त दिया। शाज़िया साहिबा, सबसे पहले तो ज़ाहिर है पूरी कौम को हम मुबारकबाद दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस जुर्रतमंदी से, बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया, पूरी दुनिया को इंडिया के सामने इंडिया को बेनकाब किया। हमने देखा इस सारी एपिसोड में बिलावल भुट्टो का रवैया, जवाब देना बड़ा ज़िम्मेदाराना रहा, बड़े ज़िम्मेदाराना तरीके से बयानात देते रहे, वो इंटरव्यूज़ देते रहे। पता चल रहा था कि एक बड़ी जमात का लीडर जो है वो बात कर रहा है, लेकिन बाद में हम देख रहे हैं कि नून लीग तो सारा क्रेडिट खुदे लिए जा रही है कि नून लीग ने सारी स्ट्रैटेजी उनकी थी, ऑपरेशन सारा नवाज शरीफ साहब ने डिज़ाइन किया, स्ट्रैटेजी सारी उनकी थी। बहुत शुक्रिया शाज़िया, बड़े अरसे के बाद आपके प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला है और बहुत ही अहम इशू है। यकीनी तौर पर तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो आज उनका सर फ़ख्र से बुलंद है जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक अग्रेसर को जवाब दिया। पाकिस्तानी कौम हो और बिलखुसूस जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जिस प्रोफेशनलिज्म, जिस ट्रेनिंग और जिस मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है वो काबिल तहसीन है। आपने एक तमाम जो इस वक्त की अपडेट है वो सम अप की है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की रोल के हवाले से जो आपने बात की वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमसे कोई इख्तलाफ रखे तब भी वो ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान का मुकदमा पाकिस्तान के अंदर और बैनुल-अक़वामी सतह पर, बैनुल-अक़वामी आलमी मीडिया के सामने जाकर रखा और दुनिया को आगाह किया कि किस तरीके से पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहा है भारत और किस तरीके से एक अग्रेसर के तौर पर वो पाकिस्तानी कौम का दुश्मन बना हुआ है। तो ये चीज़ उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पर शवाहिद के साथ पेश की और फिर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो इंसानी हुकूक की वायलेशन एक अरसे से भारत कर रहा है उस पर तो बिलावल साहब मुतवातर बोल रहे हैं, बल्कि बिलावल साहब ने ही जो प्राइम मिनिस्टर मोदी उसे बुचर ऑफ गुजरात कहा, ये टर्म भी उन्होंने ही मुतारिफ करवाई है। हाँ, अगर पॉलिटिकल पार्टीज है ये क्रेडिट लेने का आपको पता है होता है, लेकिन हमने कभी खुद ये बात नहीं की है। आपने देखा होगा हमने अप्रिशिएट किया अपने चेयरमैन को, लेकिन हमने इस पर कोई कैंपेन या हमने ये इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया क्योंकि देखिए हमने तो इसको एक नेशनल कॉज समझा है। बिल्कुल, इसमें जब हम क्रेडिट लेने की बात करते हैं तो हम बट जाते हैं, हम तकसीम हो जाते हैं।
और हमारे चेयरमैन ने कभी हमें ये नहीं कहा कि जाओ तुम लोग क्रेडिट लो या तुम लोग कहो कि जी ये, क्योंकि उन्होंने जो किया वो सबके सामने है। अगर आप टेलीविजन चैनल्स खोलें और इंटरनेशनल मीडिया खास तौर पर आप देखें तो तकरीबन हर चैनल पर बिलावल साहब का इंटरव्यू आ रहा था। और इसी तरीके से अगर आप लोकल मीडिया भी देखें, इवन के भारतीय मीडिया में बिलावल भुट्टो के बयानात को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया जी, और सबसे ज्यादा बिलावल साहब को टारगेट किया गया है। सबसे ज्यादा उनको जो है वो उनको टारगेट किया गया, उनको तनकीद का निशाना बनाया गया है। उनका ट्विटर अकाउंट, वहाँ जो एक्स अकाउंट जिसे हम कहते हैं, वो सबसे पहले बिलावल साहब का भारत के अंदर बैन उस पर लगाया गया। फिर उनकी बहन जो कि फर्स्ट लेडी है और MNA भी हैं, असीफा भुट्टो जरदारी साहिबा, उनका भी ट्विटर अकाउंट। और फिर हमारे आज तो आपको खबरें और भी मिल गई होंगी कि मुतवातर हमारे दीगर रहनुमाओं के जो एक्स अकाउंट है, और हमारी जो बिल्कुल, और हमारी जो मीडिया सेल, हमारा जो ट्विटर एक्स अकाउंट है PPP मीडिया, उस पर भी भारत में बैन लगाया गया है। तो निशाना तो पीपल्स पार्टी बन रही है और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बन रही है। तो मुझे नहीं पता कि क्रेडिट किसको लेना चाहिए, लेकिन क्रेडिट पाकिस्तान को लेना चाहिए। किसी एक सियासी जमात को इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। हमने एक कौम बनकर ये इसका मुकाबला किया। हमने ये नहीं सोचा कि हम किस जमात से, हमने ये नहीं सोचा कि हम फेडरल काबीना में है या नहीं है, या फिर हम उस वक्त हुकूमत को जो है कहें कि जी आप हमें ये दे दे तो हम आ जाएंगे। नहीं, ये मुल्क का मसला है। मुल्क का जब भी मसला होता है तो पीपल्स पार्टी हमेशा एक नेशनल जो सोच है हमारी, उसके तहत काम करती है। बिकॉज वी आर अ नेशनल पार्टी। हम पाकिस्तान के हर कोने में हैं, हर इलाके में हैं। और जो बीबी के लिए हमेशा हम कहते थे चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, तो वाकईतन हम उसी स्पिरिट में काम करते हैं। तो बिलावल साहब डज नॉट नीड टू टेक दैट क्रेडिट। वो क्रेडिट वो डिजर्व करते हैं। उनको जो दे रहे हैं वो उन पर तनकीद करने वाले भी दे रहे हैं, उनके चाहने वाले भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब सब जगह से हर कोने से आपको क्रेडिट मिले, हर शख्स आपको क्रेडिट दे, तो फिर आपको इसकी प्रमोशन की और इसको रब इन करने की जरूरत नहीं है। सो वी नो व्हाट बिलावल साहब हैज डन, वी नो। और इंडस वाटर ट्रीटी पे आज भी उनकी आवाज जो है वो भरपूर आवाज है इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, जो भारत का मौकिफ है और मोदी सरकार का। लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि सीज फायर में कुछ ऐसी शराइत होनी चाहिए थी इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, ये फौरन भारत से मनवाना चाहिए था कि जो आपने यकतरफा तौर पर इसको खत्म किया, आप इसको वापस लें? अच्छा देखिए, टेक्निकली बिकॉज यू आर अ वेल रिसर्च्ड एंकर, मैं देखती हूँ आपके भी प्रोग्राम्स को, तो इतनी रिसर्च तो आपने भी की है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 की, वो बैनुल अक़वामी सतह पर की गई है। इसके अंदर बाकायदा गारंटर्स मौजूद है। वर्ल्ड बैंक बड़ा नुमाया इसके अंदर किरदार अदा कर रहा था उस वक्त, और उसने इसको पूरा ओवरसी किया है और उसके सामने ये सारी चीजें हुई हैं। और एक तरह से ये बड़ा इसका एग्जाम्पल दिया जाता था कि बड़ा बेहतरीन मिसाल इस तरह का अग्रीमेंट दो नेबर्स के दरमियान जिसके इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके साथ होना। सो इट्स क्वाइट, आई थिंक इट वाज क्वाइट एन अचीवमेंट। लेकिन अब वो क्यों दरिया बेचे और क्या हुआ, मैं उस पूरी डिबेट में नहीं जाना चाहती, गलत या सही, लेकिन एक अग्रीमेंट है और बैनुल अक़वामी सतह पर रिकग्नाइज्ड अग्रीमेंट है, इंटरनेशनली अग्रीड अपॉन अग्रीमेंट है। इसको कोई एक स्टेक होल्डर, अगर पाकिस्तान भी चाहता हो तो वो नहीं खत्म कर सकता और भारत चाहता है तो वो भी खत्म नहीं कर सकता। लेकिन आप इससे उनकी ज़हनियत का अंदाजा लगाइए कि 2015 में भी जो तकारीर की हैं प्राइम मिनिस्टर जो भारत के हैं इस वक्त मोदी, उन्होंने इसी अग्रीमेंट को, इंडस वाटर ट्रीटी अग्रीमेंट को हिट किया है। मतलब उनकी ख्वाहिश जो थी वो एक अरसे से थी कि वो इस अग्रीमेंट को खत्म करे। अच्छा, अब 10 मिनट के मतलब वाकया पेश आता है दहशतगर्दी का 22 अप्रैल को, विद इन 10 मिनट्स पता लग जाता है उनको बगैर तहकीक के। मतलब स्कॉटलैंड यार्ड को भी नहीं पता लग सकता, जो कि मानी गई एक एजेंसी है दुनिया में, UN को भी नहीं पता लग सकता, लेकिन भारत को पता चल जाता है, बिलखुसूस मोदी सरकार को। सिक्योरिटी लैब्स इग्नोर्ड, इसके अलावा इंटेलिजेंस फेलियर इग्नोर्ड, लेकिन एकदम पता चल गया विद इन 10 मिनट्स के पाकिस्तान ने किया है और पाकिस्तान पर ये इल्जामात आयद होना शुरू कर दिए और विद इन नो टाइम एक फेरिस्त आ गई जी ये हम पाकिस्तान के खिलाफ इकदामात उठा रहे हैं, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी सिर्फ उनकी जो सोच है उसकी अक्कासी करता है, क्योंकि ये सिर्फ एक पानी के एग्रीमेंट की का सस्पेंशन उनकी सोच नहीं है, वो एक बर्बरियत
जो उनकी बर्बरियत है उनकी सोच के अंदर, उनके इकदामात के अंदर, वो नजर आ रही है। बिलावल साहब ने इसको राइटफुली कहा कि ये तो एक क्रिमिनल एक्ट है। बिल्कुल सही, ये तो एक क्रिमिनल एक्ट है, बट डज नॉट मीन कि ये इख्तियार उनके पास है। प्रेसिडेंट ट्रंप की इंटरफेरेंस, उन्होंने जिस तरह जंपिंग करके मामले को जाहिर है सेटल किया, जाहिर है दोनों मुल्क जो हैं वो एटमी पावर हैं, तो आपको लगता है ये जो सीज फायर है ये वक्ती है? जिस तरह के उनके अभी वजीरों के बयानात आ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो ये ट्रेलर था, अभी तो हमने पूरी दुनिया को पूरी पिक्चर फिल्म दिखानी है, तो आपको क्या लगता है अभी हमें अलर्ट रहना है, ये वक्ती है सब कुछ जो हुआ? देखिए, जब तक एक अग्रेसर हो भारत, जिसको हम अब एक रोग स्टेट के तौर पर तो आज दुनिया को नजर आ रहा है, लेकिन हम तो एक अरसे से कह रहे हैं कि ये रोग स्टेट बन चुका है और जिस तरीके से ये खित्ते में अपना किरदार अदा कर रहा है, अगर तो मतलब एक उभरती इकोनॉमी है तो उससे जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बिलखुसूस अगर एक न्यूक्लियर स्टेट है तो उसे और ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि वक्त के साथ साथ भारत ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा भी किया है और एक अग्रेसर के तौर पर उभरा है। सिर्फ पाकिस्तान के लिए इस तरह की इनकी सोच नहीं है, बल्कि और जो दीगर छोटे ममालिक हैं इनके इर्द गिर्द, वो भी इनसे बहुत परेशान है। अभी तो आपने देखा 7 समुद्र पार कनाडा ने भी इनकी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है स्टेट की तरफ से, उसके ऊपर उन्होंने एहतजाज किया है। श्रीलंका ने इस तरह का एहतजाज किया है। तो जब एक स्टेट ही टेररिज्म करे तो हम क्या कह सकते हैं? तो आप ये देख रही है ना कि अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस खुद साबित, उनके अपने लोग कह रहे हैं, उनके अपने लोग कह रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते हैं। बीजेपी जब आई है हुकूमत में, उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए हैं, उसने किसी ना किसी तरीके से लोगों को डाइवर्ट किया है असली मसाइल से। क्या भारत के मसाइल खत्म हो गए? क्या गुर्बत खत्म हो गई है? आज भी अगर आप जाके रिसर्च करें तो 238 के करीब 238 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है, उनके अपने ही लोगों ने मोदी सरकार को भी एक्सपोज किया, मीडिया को भी एक्सपोज किया। आपने देखा है कि मोदी का ग्राफ कितना गिरा पास्ट इलेक्शंस में। अब उसने सोचा कि मैं कैसे ग्राफ, मतलब एक सिचुएशन क्रिएट करूं एक पड़ोसी मुल्क के खिलाफ जिसके ऊपर सेंटिमेंट्स को मैं और ज्यादा आग दे सकता हूं, और ये करूं। और फिर मीडिया उनका मेन स्ट्रीम कंट्रोल्ड है। अब आपने देख लिया उनके अपने जो लोग हैं, जो जी शऊर लोग हैं, जो जमहूरियत मुल्क में चाहते हैं, जो इस वक्त नहीं है। इंडिया आज डेमोक्रेसी के तौर पे भी फेल हो रहा है। इंडिया आज सेक्युलरिज्म का भी नारा नहीं लगा सकता। बिल्कुल सही। और भारत के अपने अंदर आवाजें उठ रही हैं। अब वो जो खातून थी जो उनकी आर्म्ड फोर्सेस की स्पोक्स पर्सन थी, गालिबन सोफिया कुरैशी उनका नाम है, आपने देखा कि उसके साथ क्या किया उनका मिनिस्टर जो विजय शाह नाम है, बिल्कुल उस औरत को टारगेट करके कहता है कि ये दहशतगर्द तुम्हारे भाई हैं। अभी ना मीन यू कैन इमेजिन कि वो अपने लोगों के साथ रातों रात उसको अपना घर छोड़ना पड़ा, अपने बच्चों को शिफ्ट करना पड़ा। एब्सोल्युटली। तो मैं तो यही कहूंगी कि देखें, इनके जहन जो है ना, ये सिर्फ जंग की तरफ जाना चाहते हैं। पाकिस्तान डे 1 से कहता है कि जी हम एंगेजमेंट चाहते हैं। जब आपके पास एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ जिसे हमने उसको भरपूर तरीके से उसकी मजम्मत की, क्योंकि हम खुद शिकार है दहशतगर्दी का, हम समझ सकते हैं कि कितना तकलीफ दे एक सिचुएशन होती है। और उस पर भी हमने आपसे कहा कि एविडेंस लाइए, बैठ के बात करें। और हमने कंडेम किया उस वाकये को, सिंगल श्रेड ऑफ एविडेंस। आपने फिर हम पे हमला किया, स्टेट के तौर पे आपने हमारे 31 लोग शहीद किए और बेशुमार लोग आपने हमारे जख्मी किए। स्टेट ने, वहां तो आपके पास कोई सबूत नहीं था कि दहशतगर्द कौन है, उसकी शक्ल क्या है, उसका वो है कौन, हुलिया भी आपको नहीं पता। लेकिन आपने एक पूरा एक सिनेरियो क्रिएट किया टू ब्लेम अस विदाउट एविडेंस, और उसी ब्लेम के ऊपर आपने आके हमारे लोग मारे, भारत ने मारे, भारत की सरकार ने हमारे लोग मारे। हमने अपना दिफा किया, दिफा करते करते हमने आपको बताया, then we had a right कि हम वापस भी आपको हमला आवर आप पे हो। शाजिया मरी साहिबा, ऐसी सिचुएशंस में इसमें कोई शक नहीं है, पूरी कौम का इकट्ठा होना तमाम सियासी जमात। 9 मई जो है उसे तारीखी अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, 9 मई हो फिर 10 मई तक जो हमने अचीव किया, ये बड़े अहम ये तकरीबन 80 घंटे या 88 आवर्स थे। पाकिस्तान ने अपनी सलाहियत का उनको बता दिया कि जी ये हिसाब है हमारा। अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने सिर्फ जहां से आप हम पे हमला कर रहे हैं, हमने उन जगहों को टारगेट किया। बिल्कुल, हम कर बहुत कुछ सकते हैं, बट हम इस मूड में नहीं है। लेकिन आप हमें तंग करेंगे
तो फिर कुछ ना कुछ होगा। ऐसा ही आप ही ने सीज फायर मांगी ना, सीज फायर तो आप ही ने मांगी। हम तो एंगेजमेंट की बात कर रहे थे। पाकिस्तान डिड नॉट वांट अ वॉर, पाकिस्तान डज नॉट वांट अ वॉर, पाकिस्तान वांट्स पीस इन दिस रीजन। पाकिस्तान हैज बीन स्ट्रगलिंग फॉर पीस, पाकिस्तान हैज बीन फाइटिंग टेररिज्म टू गेट पीस फॉर दिस। अगर मैं अब आपसे ये सवाल पूछ पाऊं कि अगर अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी हम ऐसी कुछ जमातों को इंगेज करें, जाहिर है ऐसे जो मौके होते हैं तमाम सियासी जमातों का, अवाम का इकट्ठे होना ज़रूरी होता है, जो हमें नज़र आया। लेकिन डोमेस्टिकली जो पॉलिटिकल एक पोलराइज्ड हमारा मुआशरा है, या एक हमें डिवीज़न नज़र आती है, या एक पार्टी का ये गिला है कि उन्हें पॉलिटिकल स्पेस अभी तक नहीं मिल रही है, तो उस जमात के साथ बातचीत अब आप समझती हैं मौजूदा हालात में नागुज़ीर हो चुकी है? देखिए शाज़िया, टू वेरी ऑनेस्टली, मतलब अच्छा है हम लोग कैंडिडेटली भी बात कर रहे हैं ओपनली। देखिए बात ये ना कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस पाकिस्तान हमारे मुल्क की पार्टीज हैं सारी। हर पार्टी आप देखें ना, मतलब वो पाकिस्तान तो तमाम पार्टीज के साथ ही लगा हुआ है। नाम भी अगर आप उठा के देख लें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पार्टीज क्यों भूल रही हैं कि पहले आप अपने मुल्क का सोचें, फिर आप अपनी सियासत करें। और जब जब आपके मुल्क को आपकी जरूरत पड़े, आप हर चीज को छोड़कर अपने मुल्क का दिफा करें, अपने मुल्क के लिए जो कर सकते हैं आप करें। यही हमारा अज़म होना चाहिए, हमारी रेडलाइन हमारा मुल्क होना चाहिए। बिल्कुल। मैं समझती हूँ कि जब हम अपने मफाद को मुल्क के साथ आगे रखते हैं, जब हम अपनी जाती इंटरेस्ट को मुल्क से ऊपर समझते हैं, तो उस वक्त हमारे जो है ना वो मसाइल हो जाते हैं, पेचीदा हो जाती है सिचुएशन। इस वक्त भी किसी ने भी मेरे ख्याल है ऑपोजिशन को ये नहीं कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे एंगेज नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने ये एटीट्यूड रखा। अब अनफॉर्चुनेटली जब एक ब्रीफिंग हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, जहां DG-ISPR और मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ने मिलकर हमें पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया था, उस वक्त भी जो था वो एक एटीट्यूड गलत था उनका। लेकिन हमने फिर भी कहा कि हो सकता है इनकी कोई मजबूरियां हो, ये नहीं आ सकती हो, लेकिन इनके वोटर सपोर्टर वर्कर भी पाकिस्तान के लिए हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से फिर बाद में सारे लोग, मतलब अक्रॉस पार्टी लाइन, मतलब वो ऑपोजिशन की जमात के वोटर्स हो या वर्कर्स हो, सब ने पाकिस्तान के लिए नारा लगाया और सेलिब्रेट किया कि पाकिस्तान ने अपना भरपूर दिफा किया। तो मेरा ख्याल है कि वो अब ये PTI को सोचना चाहिए ऐसा ना हो कि उनके वोटर और वर्कर्स जो हैं वो उनको बताएं कि पहले पाकिस्तान और फिर आप कुछ और करें। अभी आखिरी सवाल, अभी बैकडोर की बातचीत तो नहीं हो रही, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ऐसी बातचीत ना हो, लाइमलाइट में नहीं आनी चाहिए, मीडिया की जो मीडिया से दूर रहे ये सब बातचीत को। अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, अब ये नहीं कि अभी क्या बात हो रही है, बातचीत कोई शुरू हुई है बैकडोर? देखिए इट्स ओनली देयर लीडर जो जिसके लिए इस वक्त परेशान है, लेकिन उस लीडर का एटीट्यूड अगर उस वक्त भी बदल जाता जब वो प्राइम मिनिस्टर था, तो मैं समझती हूँ कि हमारे काफी मसाइल हल हो जाते। लेकिन उस वक्त भी उस शख्स ने सोलो फ्लाइट ली, वो नहीं चाहता कि तमाम लोग मिलकर चलें। आपको याद होगा कि उस वक्त पुलवामा का अटैक हुआ था, सब पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया था, सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग थी, एक ही शख्स नहीं आया था और वो उस मुल्क का, हमारे मुल्क का वजीर आजम था उस वक्त का। और जब हजारा कम्युनिटी के इतने लोग शहीद हुए, जब 11 के करीब लाशें वहां रखी हुई थी, तो उस शख्स ने कहा कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा। तो मेरा ये ख्याल है कि मसला सिर्फ एक ही शख्स का है। जमात में अच्छे लोग हैं इनकी जो चाहते हैं कि रेकंसाइल कर ले, बैठकर पाकिस्तान के मसाइल पर मिलकर बात करें, उसका हल निकालें। लेकिन एक शख्स की जिद के आगे जो है ना ये सारा मामला थम जाता है। इसमें कोई हर्ज नहीं कि हम एंगेज करें, अच्छी बात होगी, क्योंकि इस वक्त हमने एंगेजमेंट पार्लियामेंट के फ्लोर पे देखा कि ज्वाइंट रेजोल्यूशन आई और ज्वाइंट रेजोल्यूशन को यूनानिमसली पास किया, खा वो सेनेट हो या नेशनल असेंबली हो। तो ये जब हम कर तो सकते हैं ना, when we can do it, then why are we not doing it? तो ये तो मेरा ख्याल है उनको जवाब देना चाहिए कि आप क्यों नहीं ये कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी साहिबा मेरे साथ ही। बहुत शुक्रिया शाजिया साहब, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। पाकिस्तान और भारत की जंग ने पाकिस्तानियों में सियासी तकसीम को ख़त्म कर दिया है। पूरी की पूरी कौम भारत के ख़िलाफ़
अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी थीं, खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया के खिलाफ जंग में हम सब एक थे। हुकूमत और अपोजिशन का फ़र्क भूलकर सब वतन के सिपाही बन गए थे, जिस पर तर्जुमान पाक फ़ौज ने भी तमाम सियासी जमातों को क्रेडिट दिया और हुकूमती नुमाइंदे भी जंगी हालात में PTI के किरदार की तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये एक बड़ी हकीकत है कि हुकूमत और PTI के दरमियान सियासी लड़ाई कल भी थी और आज भी है। ये वही लड़ाई है जिसने न सिर्फ पार्लियामेंट, अदलिया और मीडिया के किरदार को मुतासिर किया बल्कि अवाम को भी तकसीम किया। ये वही लड़ाई है जिसमें आए दिन इल्ज़ामात की सियासत होती है, गिरफ्तारियां होती हैं, बयानात, जवाबी बयानात, और इस तरह इस सब ने, सारी सिचुएशन ने पाकिस्तान को एक बंद गली में धकेला जहां से अब वापसी कुछ मुश्किल दिखाई देती है। ये वही लड़ाई है जिसने 2018 के इलेक्शंस को माना, ना ही 2024 के इलेक्शंस को माना। अगर ये लड़ाई ख़त्म नहीं होती तो जाहिर है अगले इलेक्शन का क्या हाल होगा अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि जैसे अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच सीज़ फायर हुआ, क्या ऐसे ही हुकूमत और PTI में भी कोई सुलह सफाई की राह निकल सकती है? क्या दोनों फरीक मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ सकते हैं? वहाँ इंडिया और पाकिस्तान को के दरमियान सीज़ फायर तो अमेरिका ने करवाया, अमेरिका बीच में पड़ा, तो PTI और हुकूमत के बीच में कौन पड़ेगा, किसको पड़ना चाहिए? सवाल ये भी है कि इख्तलाफात के बावजूद मोदी सरकार के जंगी जुनून के ख़िलाफ़ PTI ने जो एक पॉजिटिव गुड जेस्चर दिया, क्या ये PTI के लिए पॉलिटिकल स्पेस पैदा कर सकता है, ये एक वजह बन सकता है? अगरचे हुकूमत PTI के साथ बैठने की ऑफ़र कर चुकी है, लेकिन अभी PTI इस पर कंफ्यूज भी नज़र आती है, तकसीम भी नज़र आती है। आधी PTI कुछ बयान देती है, जैसे बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत की ऑफ़र का खैर मकदम करते हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, वो बैरिस्टर गौहर की चेयरमैनशिप पर ही सवाल उठा देती हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि इमरान खान के बाद आखिर PTI में अहम कौन है, अलीमा खान या फिर पार्टी लीडरशिप? और ये जो सारी सिचुएशन हुई अभी पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद बनी है, कौम में यकजहती है, तमाम सियासी जमातें एक साथ हैं, एक पेज पर थीं, तो क्या ये पॉलिटिकली भी पॉसिबल हो सकता है? मैं बात करूंगी रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मरवत साहब, आपने वक्त दिया। मरवत साहब, एक अरसे के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, पूरी कौम यकजा थी, यकजहती नज़र आई भारत के ख़िलाफ़। इस जंग में पाक फ़ौज ने भी शुक्रिया अदा किया तमाम सियासी क़ुव्वतों का, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा ज़िम्मेदाराना एक रोल प्ले किया इस सारी कशीदगी में, सारी सिचुएशन में। क्या PTI को पॉलिटिकल स्पेस मिलती हुई नज़र आ रही है आपको? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वही रोल अदा किया जो किसी भी मुतल पार्टी से जिसकी तवक्को की जा सकती थी। जहाँ तक आगे सियासी मामलात या मसलहत की बातें हो रही है, इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत या हुकूमती जो पार्टनर्स हैं, इनके बीच फासले हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। जिन मामलात पे तस्वीर होना है वो तो अगर हुकूमत करने पे आ जाए तो हुकूमत का अपना दड़न तख्ता होता है, तो लिहाजा कोई बीच का रास्ता जो है अभी तक किसी ने तजवीज़ ही नहीं किया है कि बीच का रास्ता क्या हो सकता है। और यूं एक तरफ जो है हुकूमत है या इक़्तिदार है, इक़्तिदार से वाबस्ता मज़े हैं, और दूसरी तरफ जो है उसका उलट है। इन हालात में जब पाकिस्तान जो है एक वक्त में जब जंग से नंबरदाज़मा हुआ तो यकीनन कौम बड़ी तकसीम थी और ये तवक्को नहीं की जा सकती थी कि पाकिस्तानी जो है वो तमाम इख्तलाफात और अभियातियों को मिला के बिलखुसूस PTI जो है वो अफवाज पाकिस्तान की पुष्ट पे खड़ी होगी। लेकिन अभी भी जो है मैं समझता हूँ कि खारजी तौर पे तो शायद थोड़ा सी जंगबंदी हो गई है, लेकिन दाखिली तौर पे हमारे माबेन एक जंग सी चल रही है और कैफियत जंग की ही सी है, जहाँ इंसानी बुनियादी हकूक जो है वो आए दिन पामाल हो रहे हैं, अदालतें जो है वो इंसाफ करने के काबिल। अभी बीच के रास्ते की आप बात कर रहे हैं, वो बीच का रास्ता क्या हो सकता है?
देखिए, मेरा ख्याल है कि बीच का रास्ता जो है वो अभी तक कोई तस्वीर कशी नहीं हुई है, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम्स पे हैं। एक तरफ हुकूमत है या हुकूमत के साथ एस्टेब्लिशमेंट है या पीपल पार्टी है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। सबसे जो बड़ा पॉइंट है जिस पे तस्वीर नहीं हो सकता है वो है मैंडेट की रिकवरी। ये मैंडेट छोड़ नहीं सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इससे बाज नहीं आ सकती। एक दूसरी बड़ी बात ये है कि 2 साल होने को है खान की सऊबतें और बंद की मयाद को, इसका जो है हिसाब बनता है। और अभी तो शायद छोड़ने की बात हो रही है, लेकिन अगर खान को छोड़ा भी जाता है तो ये हिसाब जो है मुकम्मल तौर पे साफ नहीं होगा। छोड़ने की बातें कहाँ से हो रही हैं? सीनियर सहाफ़ी जो है नजम सेठी साहब, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि ईद से पहले बड़े रहनुमा रिहा होंगे और जून तक इमरान खान की रिहाई की वो बात कर रहे हैं कि पसे पर्दा मुलाकातें भी हो रही हैं। एक मुलाकात, एक अहम मुलाकात उनकी खबर के मुताबिक 6 मई को एक गैर सियासी शख्सियत ने अडयाला में जाकर की है। भारत के साथ जो सारे मामलात चल रहे थे उस पर ब्रीफिंग दी गई, बहुत सी बातचीत हुई, उनके किरदार पर उनका शुक्रिया भी अदा किया गया। तो ये रिहाई की तो बातें हो रही हैं, तो क्या ये बैकडोर चैनल राब्ते आपको लगता है कि इस बार जो है इसका पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा? मेरा ख्याल है कि ये जो नजम सेठी साहब की जिस मुलाकात का जिक्र आपने किया है, ये सरासर खबर जो है बेबुनियाद है। नजम सेठी साहब की चुड़िया आजकल सिर्फ दाना ही चुग रही है इनके लिए, बाकी जो है ये खबर जो है इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। और मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ईद तक जो है कोई ब्रेक थ्रू मुमकिन है, क्योंकि ब्रेक थ्रू मुमकिन था जंग के अयाम में, और शायद इसी वजह से जो है पेरोल पे खान की पिटीशन वज़ीर आला KPL यमीन खान ने दायर की। अगर जंग थोड़ी लंबी हो जाती तो खान की रिहाई यकीनी थी। कैसे? लेकिन कैसे? मेरा ख्याल है कि ये जो पेरोल पे अचानक पिटीशन का दायर किया जाना, ये कोई ऐसा फैसला नहीं था जो एक तरफा था। कुछ जो है बातचीत हुई होगी और जिसके तनाजुर में, क्योंकि खुद मैं वकील हूँ, पेरोल जो है ये बेसिकली सवाबदीद बनती है हुकूमत की, और हुकूमत की सवाबदीद बनती है जिस तरह जो है मियां नवाज शरीफ साहब को जो है उस जमाने में एक रिलीफ दी गई थी जब वो लंदन चले गए थे, और पंजाब की हुकूमत ने जो है ये रिलीफ दी थी। तो यहाँ पे कुछ मामलात शायद बनते बनते रह गए। लेकिन यहाँ कोई इस तरह के मामलात बनते भी हैं। इमरान खान तो किसी डील को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। बकौल उनके PTI के लोगों के डील की ऑफर तो बाहर दी गई, आप बाहर चले जाएं, आप नतिया गली चले जाएं, आप जमान पार्क में खामोश होकर बैठ जाएं, आप बनी गाला चले जाएं, बकौल उनके तो डील की ऑफर्स तो दी गई। नवाज शरीफ साहब कबूल करते थे, वो चले जाते थे, उनको रिलैक्सेशन जो भी मिलती थी। इमरान खान तो किसी किस्म की ढील लेने के लिए भी तैयार नहीं है। वो कहते हैं मुझे अदालतों के जरिए रिहा होना है। मेरा ख्याल है जब सियासत में जो अरूज मिला है PTI को और बिलखसूस खान साहब की शख्सियत को, वो उनकी इस मुज़ाहमत की कुव्वत की वजह से है। और आज भी अगर कोई डील हो जाती है जिसके नतीजे में खान साहब बाहर आते हैं, खान साहब तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन जो सियासी अरूज है वो बिल्कुल बैठ जाएगा। तो लिहाजा जब 2 साल इतना जी लिया, तो शायद चंद हफ्ते या चंद महीने और बनते हैं। लेकिन एक चीज जो है, खान को पाकिस्तान की सियासी तारीख का अगर इतना बड़ा हीरो बनाया है तो ये एस्टेब्लिशमेंट के इस ज़ुल्म जबर पर मबनी रवैये ने बनाया है। और ये हमदर्दी मेरा ख्याल है सियासी तौर पर लोगों की तब तक रहेगी जब तक खान असूलों पर डटा हुआ है। पाकिस्तान में ऐसे ही है, और जिस दिन जो है वो उनकी कोशिश तो ये होगी कि अब ये सारी जो जद्दोजहद है और सारी जो हिम्मत और जवामर्दी है, इसको किसी न किसी तरीके से गंदा किया जा सके, ताकि जो सियासी अरूज मिला है उसको
जवाल हो। लेकिन मरवत साहब, हुकूमत तो बार बार ऑफर कर रही है, एक बार फिर उन्होंने ऑफर की है, हुकूमत ने पीटीआई को बातचीत की, डायलॉग्स की, लेकिन पीटीआई के अपने अंदर कंफ्यूजन है। आदिल पीटीआई कहती है कि मुज़ाकरात के लिए तो इमरान खान ने बात ही नहीं की, अलीमा बीबी कहती है कि इमरान खान ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की, बैरिस्टर गौहर कौन होते हैं ऐसी बात कर रहे हैं, जबकि गौहर साहब कहते हैं कि इस पर मुज़ाकरात की जो ऑफर है हुकूमत की, इससे इमरान खान से मुशावरत जारी है। तो अब ये जानबूझकर ये इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुज़ाकरात को छुपाने के लिए, या वाकई पीटीआई इस पर खुद ही कंफ्यूज है कि बात करनी है या नहीं करनी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत गुज़िश्ता 1.5 साल से इंतहाई कंफ्यूजन का शिकार है। कोई भी फैसला जो है वो ले नहीं पा सकते थे, क्योंकि जो इनविजिबल कैरेक्टर्स हैं या एक्टर्स हैं वो किसी को काम करने नहीं दे रहे हैं। हर मामले पर इख्तिलाफ राय हैं, हर मामले पे जो है पार्टी में जोड़ तोड़ का फुकदान है, और एक ही मौक़िफ़ या एक ही बात पे 4 मौक़िफ़ आ रहे हैं। बिल्कुल। खान की रिहाई के लिए कोई मुज़ाहमत की बात जो पहले करते थे, एक करता है, 3 तरदीद करते हैं, फिर मैंडेट की रिकवरी या अदालती जो 26वीं आईनी तरमीम है वो बातें तो बुला बैठे हैं। अब तो आजकल मुबारकबाद इसी चीज पे दे रहे हैं कि जी फला की मुलाकात हो गई है। जब सियासी जदोजहद जो है सिमट के सिर्फ मुलाकातों तक आ जाए, और इसकी वजह ये है कि गुज़िश्ता 1.5 साल या जो तजुर्बा था वो बड़ा तलख था। क़यादत जो है अपने कहीं कुछ भी नहीं कर पा रही है, और क़यादत पे शायद मेरा ख्याल है कि खान साहब ने जो है थोड़ा सा भी अब हर चीज के लिए इजाजत लेनी पड़ती है कि जी फलां से बात करें, फलां से न करें, और हर मुलाकात पे या कोई अमन सिक्योरिटी कम्युनिटी में। मरवत साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, कारकुनान किसकी बात को ज्यादा अहमियत देते हैं या संजीदा लेते हैं या सच मानते हैं? अलीमा खान मिलने जाएं अपने भाई से, इमरान खान से, वो बाहर आकर जो बात करती हैं कारकुनान के लिए वो बात अहमियत की हामिल होती है, या बैरिस्टर गौहर अंदर जाएं या सलमान अकरम राजा अंदर जाएं, बात करें और बाहर आके बताएं? क्योंकि दोनों की बातों में फ़र्क होता है। शख्सियत एक ही है जिससे आप मुलाकात कर रहे हैं, टॉपिक भी एक ही है जिस पर आप बात करें, लेकिन बाहर आकर जो वो टॉपिक होता है वो 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ में बदल जाता है। तो कारकुनान के नज़दीक किसकी बात की ज़्यादा अहमियत होती है? मेरा ख्याल है कि ये कहना दुरुस्त होगा कि शायद खान ने अपनी जिंदगी में किसी पे एतमाद नहीं किया, और वो जो 3 नाम आपने बताए बड़ी मोतबर हस्तियां हैं पीटीआई के लिए, लेकिन जहां तक बात को तब्दील करने की बात है या इजाद किए जाने की बात है, इस हवाले से तो मैं कन्फर्म हूं कि कोई भी वकील जो है वो अखलाकन मारली और पार्टी में खान के मकाम को मद्देनजर रखते हुए ये तस्वुर ही नहीं कर सकता है कि उसकी बात को तोड़ मरोड़ के पेश करे। ये ऐन नामुमकिन, चाहे वो सलमान अकरम राजा साहब हो या चाहे बैरिस्टर गौहर साहब हो। अलबत्ता जाती अगर कोई अनाद आता है या जाती दिलचस्पी आती है तो वहां पे लहजा जो है वो शायद चेंज हो सकता है, लेकिन ये किसी वकील के लिए मुमकिन नहीं है कि वो अपने क्लाइंट या अपने लीडर जो है वो उसकी बात में आमेज़श करे। तो आप कह रहे हैं वकला अगर मिल के आए, वकला लीडरशिप मिल के आए तो जो वो बात करते हैं वो एज इट इज़ और सही बताते हैं, वो तोड़ मरोड़ कर नहीं पेश करते। बाकी जो लोग मिलते हैं जाकर, चाहे वो गंडापुर साहब हों, अलीमा बीबी हों, वो बाहर आके कोई बात करें तो वो उस पर शक किया जा सकता है। नहीं, मैं तो ये नहीं कहता हूँ गंडापुर साहब जो है वो क्यों अपनी तरफ से बात करेंगे, लोग उसने माजी में कोई ऐसी बात की है, और अलीमा खान का जहाँ तक ताल्लुक है उसको भी जरूरत नहीं है कोई अपनी तरफ से बात करने की। बाद औक़ात लोग स्पेस ले लेते हैं, यानी कि 10 तक बात करनी होती है 12 तक कर जाते हैं, उस बात की जस्टिफिकेशन में कोई दलील दे देते हैं, इसको आप इजाद भी समझते हैं, लेकिन बहरहाल बात उतनी ही करनी चाहिए जितनी बात बताई जाए। बिल्कुल सही। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत मुखालिफ, वो कहते हैं भरपूर तरीके से हम लोगों ने मुहिम चलानी है, लेकिन ज़राए ये भी बताते हैं, ख़बरें ये भी आती हैं
कि पीटीआई के अंदर ही एक ऐसा ग्रुप है जिसके बारे में पीटीआई की लीडरशिप कहती है ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये तहरीक नहीं चला सकते, ये कॉम्प्रोमाइज है, तहरीक इसलिए चलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो क्या ये दुरुस्त वक्त है तहरीक चलाने का, या आप समझते हैं कि वाकई पीटीआई के लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? गुजारिश ये जो गुज़िश्ता 3-3.5 साल में जितने लोग पीटीआई के झंडे तले खड़े रहे उन पे कंप्रोमाइज होने का इल्जाम लगाना जो है ना, ये इंतहाई मकरूह फेल। किसी को क्या पड़ी है कि वो पीटीआई के खिलाफ कंप्रोमाइज हो जाए? कौन से किसने आसमान से उन पे सीटों की बारिश करनी है, सोने की बारिश करनी है? और पीटीआई में बस्ती ये है या बदकिस्मती कह ले कि ये कंप्रोमाइज और गदार का खेल चलाया जा रहा है। ये वो पार्टी है ना, आप जरा इस पे तहकीक करें, 2018 से लेकर आज तक इसमें एक भी शख्स नया कोई सियासी बंदा नहीं आया है, क्योंकि उसको आने ही नहीं दिया गया है। हाँ, अलबत्ता जितने लोग गए हैं 9 मई के बाद, इन पे ये पंगड़े डालते रहे हैं कि शुक्र है फलां गया। निकाले जाने का ये तसलसल है, किसी को अपने फोन में लेना नहीं है। और क्या ये भी बात दुरुस्त है जो लोग 9 मई के बाद गए या जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब ये मौजूदा लीडरशिप नहीं चाहती कि वो लोग वापस आए? जी, वो लोग या कोई भी मतलब ऐसी शख्सियत जो पार्टी को कोई तकबीयत दे सकती है, ये काबिल कबूल ही नहीं है इनको। ये 9 मई के बाद दूसरे लोगों ने मुझसे रजू किया था, बड़े सियासी लीडर थे, और मुझे बड़ी मायूसी होती थी, हत्ता कि खान साहब खुद भी नहीं चाहते थे कि कोई इलेक्टेबल जो है वो पीटीआई में आए। अच्छा, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर अफजल मरवत साहब में थे, रुकने कौमी असम्बली। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत की जंग को एक न्यूक्लियर वॉर में बदलने से तो बचा लिया, लेकिन भारत के अंदर अपना नुकसान देख कर बदले की जो आग है वो बढ़ती जा रही है, भड़कती जा रही है, और दोबारा हमले करने की बात भी हो रही है। लगभग 78 साल गुजर गए और उंगलियों पर गिना जा सकता है कि कितने दिन पाकिस्तान और भारत में दोस्ती रही, क्योंकि लगता ये है कि ये जंग 2 ममालिक की नहीं बल्कि 2 मुख्तलिफ नज़रियात, 2 बयानियों और 2 पॉलिसीज़ का टकराव है। सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान में फ़तह का जश्न है, जबकि दूसरी तरफ अब भी उनके सरों पर जंगी जुनून सवार है। पाकिस्तान को अमन की तलाश है, जबकि दूसरी तरफ भारत दुश्मनी की ज़िद लगाए बैठा है। पहलगाम दहशतगर्दी पर भी उड़ी और पुलवामा की तारीख दोहराई गई। पाकिस्तान ने शफाफ इन्वेस्टिगेशन को मांगा, मगर इंडिया ने सिर्फ इल्ज़ामात लगाए, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तानी हुकूमत हो या अवाम, सब ने दहशतगर्दी की मज़म्मत की, लेकिन जब बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला होता है तो भारत में खुशियाँ मनाई जाती हैं। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हज़ारों जानें दे चुका है, लेकिन भारत हमें ही दहशतगर्दी का इल्ज़ाम देता है। पाकिस्तान बार बार मना करता रहा कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन मोदी के सर पर सवार वॉर हिस्टेरिया ने पाकिस्तान की सुनी, ना ही हमला करते वक्त किसी आलमी ताकत को खातिर में लाया। एटमी मुल्क होकर भी पाकिस्तान ने हमेशा मुल्क की दिफा को ही मुकद्दम जाना, लेकिन भारत को अपनी ताकत पर गुरूर ही इतना है कि हमेशा ही हमला करने में वही पहल करता है। वतन के दिफा पर अफवाज पाकिस्तान आज पूरी कौम का फ़ख्र बन चुकी हैं, मगर इंडिया में सोग है, सवालात हैं और बदला लेने का जुनून सवार है। अमन की खातिर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को पाकिस्तान तो मान रहा है, लेकिन ना जाने इंडिया की आइंदा की पॉलिसी क्या है, वो ना किसी को सालिस मान रहा है और ना ही जंगी जुनून से पीछे हटता नज़र आ रहा है। पहलगाम वाक़े से लेकर जंग तक पाकिस्तानी मीडिया सहाफ़ती उसूलों को नहीं भूला, मगर इंडियन मीडिया का जो वॉर हिस्टेरिया का बुखार है वो अभी पहले जैसा ही है। पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी क़वानीन मानता आया है, लेकिन इंडिया आलमी क़वानीन को मानता है, ना ही आलमी ताकतों की इसको कोई फ़िक्र है। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए राज़ी है, मगर दूसरी तरफ ये जानते हुए भी कि इसे एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर किया जा रहा है, भारत पानी रोकने के मंसूबे बना रहा है।
पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में हमेशा ही दोस्ती और हमसायगी जैसे रिश्ते को ज़िंदा पाकिस्तान ने रखना चाहा और रखना चाहता है, मगर इंडिया की सियासत में जब तक एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम फैक्टर ना डालो तब तक तो उनको वोट ही नहीं मिलते, यानी नफ़रत सिखाई जाती है, फैलाई जाती है। पाकिस्तान खित्ते में जियो और जीने दो की पॉलिसी का दाई है, लेकिन मोदी सरकार इंडिया में आरएसएस की हिंदू इंतहा पसंदाना सोच पर चलकर अक़लियतों के ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ बना रही है। पाकिस्तान ने अमन और खैर सगारी के लिए करतारपुर राहदारी खोली कि भारतीय सिखों को आने जाने में कोई मुश्किल ना हो, कोई दिक्कत ना हो, मगर इंडिया तो पाकिस्तानी फ़नकारों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो नाजरीन, सवाल यह है कि हालत अमन में मोदी जैसे इंतहा पसंद हुक्मरान के साथ बायलैटरल इशूज़ पर बात करना मुनासिब होगा या हमारी पॉलिसी भी इसी की ज़बान में जवाब देने की होनी चाहिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब आपका। जाहिद हुसैन साहब, मैं सबसे पहले एज अ सहाफ़ी आप जैसे सीनियर सहाफ़ी से ये सवाल करना चाहूँगी कि इस पूरे टाइम पीरियड में 22 तारीख के बाद से आपने इंडियन मीडिया का भी रोल देखा। आपको लगता है कि इंडियन मीडिया अवाम में भी साख खो चुका है, फिर पूरी दुनिया में भी इंडियन मीडिया की, ज़ाहिर है मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी पे चलता है, अपनी सच्चाई पर चलता है, हकाइक पर चलता है, लेकिन जिस तरह की रिपोर्टिंग, जिस तरह की सहाफ़त इन दिनों में इंडियन मीडिया ने की, क्या ये क्रेडिबिलिटी साख दोबारा इंडिया की बहाल हो सकती है कभी सर? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो आपने जो है ये आपने इब्तिदाइया में कहा, एक तो बात हमें साफ कर लेनी चाहिए, ये जंग हमने नहीं छेड़ी थी, ना ही हमारी ख्वाहिश थी। तो एक तो ये बात हुई कि जो है हिंदुस्तान की तरफ से जो है जंग छिड़ी गई और ये सबको अंदाज़ा है कि हमने अपने मुल्क का दिफा किया। तो जहाँ तक हमारी इस चीज़ की खुशी तो ज़रूर मनानी चाहिए कि हमने अपने मुल्क का दिफा किया और एक जरहाना जो एक रवैया था उसको हमने नाकाम बना दिया। अब जो है सीज़ फायर जो हुआ है उसमें यानी दोनों तरफ से होगी, क्योंकि इंडिया जो है एक ऑब्जेक्टिव उनका तो हुआ नहीं जो चाहते थे। और ये भी हमेशा जब ये जंग जो भी छेड़ता है तो वो कभी भी डिटरमिन नहीं कर, जंग छेड़ना बहुत आसान है लेकिन किसी के बस में नहीं रहती है कि उसका आउटकम क्या होगा। तो मेरे ख्याल ये हिंदुस्तान ने जब ये इस तरह की जाराना कार्रवाई की थी तो मेरे ख्याल ये है कि उनके जहन में जो कुछ भी था, जो भी वो इसे अचीव करना चाहते थे, वो समझते थे कि इस तरह से पाकिस्तान की मेन लैंड पे करके हमला करके अब खाली पाकिस्तान को एक लेसन सिखा देंगे। इनका मकसद कहने का नहीं था, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि उसका जवाब भी आएगा। तो ये तो सारी बातें सही हैं कि हमें मतलब एक बात से इत्मीनान होना चाहिए कि हमने हमारा मुल्क का दफा मजबूत है, लेकिन उसको थोड़ा सा हम इतना भी हम उसको नहीं करें कि जो है कोई हमारी मुल्क में अंदर जंगजुआना कैफियत सी हो। फतह जो है वो नहीं की बात नहीं होती इसमें। फतह की ये नहीं है कि हम अगर फ़र्ज़ की जब हमने जंग छिड़ी होती और हमारा कोई मकसद होता तो फिर आप उसकी नौयत दूसरी होती। इस वक्त हमें जो है ज़रूर हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम अपने मुल्क का दफा कर सकते हैं और यही बहुत बड़ी बात है। अब मसला ये आता है कि ना पहले हमारी ख्वाहिश थी जंग की और ना ही अब है। तो मतलब ये है कि हमें तो इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान सोचता है कि दोबारा कुछ किस्म की कार्रवाई कर सकता है तो खुद उनको भी अपने इसको जो अभी जो कुछ हुआ है या पहले 2019 में हुआ था उससे कुछ सबक हासिल करना चाहिए। देखिए, अभी 3 दिन के बाद जो है सीज़ फायर करनी पड़ी और वो भी बैरूनी एक दबाव के तहत। हालांकि इंडिया कहता है कि हमने जो है अमेरिका के दबाव में नहीं किया बल्कि हमने खुद किया, लेकिन अब सवाल यही पैदा होता है कि जब आप सीज़ फायर के लिए तैयार होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपकी ख्वाहिशात थी, जो कि ऑब्जेक्टिव थी, उसमें कामयाब नहीं हुए। अब तो यहाँ तक तो बात होनी चाहिए, लेकिन हमें भी बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। एहतियात से मतलब ये है कि हम अपना दिफा तो कर लिया हमने फौजी लिहाज से, लेकिन एक और चीज़ भी आती है कि मुल्क का दिफा जो है वो सिर्फ ये नहीं होता है कि आपकी फ़ौज जो है वो पूरा करती है। आपका मुल्क का दिफा जो है बहुत सारी और चीज़ों पे भी मुनसर होती है। वो आपकी माशी सूरत हाल पे होती है और आपकी जो है खारजा पॉलिसी पे भी एक है। तो अब मसला ये है कि हमें इस वक्त जश्न मनाने के बजाय जो है इट्स टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। हमें अपना भी जो है देखना चाहिए। हमें इस बात भारतीय वज़ीर दिफा का आज भी कहना कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये अगेन एक थ्रेट है, धमकी है पाकिस्तान के लिए।
देखिए वो यकीनी तौर पे कहते रहेंगे, लेकिन अब उनको ही पता है कि जब सीज फायर के लिए तैयार हुए तो उसकी वजह कोई ना कोई तो होगी। तो अगर आप कहते हैं सिंदूर तैयार है तो फिर अपना अवाम को तो कह सकते हैं, लेकिन उनको खुद भी अंदाजा ये है कि जब फिर अगर ये आप कहते हैं कि हमारा उनकी जंग जो जारी है तो फिर सीज फायर के लिए तैयार क्यों हुए? तो असल तो कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट तो नजर आता है। ये मैं ख्याल अपनी आवाम के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन उसकी हकीकत सबको पता है। अब वही बात आती है कि हमें जो है ये जो हिंदुस्तान कर रहा है उसकी ही उस पर नहीं चलना चाहिए। मतलब एक नैरेटिव जो अगर हिंदुस्तान अपने लिए या अपने अवाम को जो उसके लिए दे रहा है तो उसके हमारा जो है अपना एक नैरेटिव होना चाहिए। हमें जो है इस बात के लिए नहीं कि हिंदुस्तान का कोई जवाब कोई डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है तो हमारी तरफ से फौरन ही कोई जवाब आए। देखिए एक जो पुरएतमाद मुल्क होता है उसको अपने आप पे एतमाद होता है। एतमाद का फिर जरूरत उसको ये इस बात की जरूरत नहीं होती है कि वो एक कोई जंगजुआना बातें करके जो है वो अपने अवाम को करे। आप हमेशा देखेंगे ये एक तो बहुत बड़ा फर्क रहा है जाहिद हुसैन साहब। आपने देखा हमारे भी यहाँ जब भी इलेक्शंस होते हैं कभी भी किसी भी सियासी जमात ने इंडिया मुखालिफ जज्बात को उभार कर कैंपेन नहीं की है, अपने एजेंडे में फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये चीज़ें नहीं रखी है, हिंदू मुखालिफाना एक जो सोच है उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखा है। तो ये हमारा तर्ज सोच है, हमारी पॉलिसी है, हमारा नज़रिया है। आप मुझे बताएं कभी हमने अपने इलेक्शंस में किसी भी पार्टी ने कभी इंडिया मुखालिफ नारे लगवा कर, मेरा नहीं ख्याल, मैंने नहीं देखा कि अपनी इलेक्शन कैंपेन्स क्यों ये चीजें इंडिया में बिकती हैं। लेकिन बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ कभी भी इलेक्शन में हिंदुस्तान जो है कभी जिक्र तक नहीं आता है। बिल्कुल। तो मैं उसी बात कर रहा हूँ कि इसकी एतमाद है हम पे। हाँ। कि जो है हमें जरूरत नहीं है इस बात की, और अच्छी बात है हमारे सियासतदानों की एक अच्छी रवायत है कि बजाय इसके कि हम सारी चीज़ें जोर जो है उनके ऊपर दें। तो एक बात मैंने जो शुरू में की उसी को दोबारा मैं दोहराना चाहता हूँ कि हमारी ख्वाहिश नहीं है कि जंग, तो इसलिए हमारी ज़रूरत भी नहीं थी कि हम जो हिंदुस्तान को जो है कोई अपने इलेक्शन के उसमें कैंपेन में हिस्सा बनाए। अब बात यह है कि हिंदुस्तान का एक जाराना रवैया है, वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं ताकि अपने अवाम को भी करें, लेकिन उसका असर जो है ना वो उल्टा होता है। अब आप बताइए कि जब आप एक फ़िज़ा पैदा करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि जैसे हिंदुस्तान में फ़िज़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हुकूमत है जो कि अपने मकसद के लिए अगर इस चीज़ को फैलाती है तो फिर वो सिचुएशन की प्रिजनर भी बन जाती है, कैदी बन जाती है। क्योंकि देखें जब एक अवाम में आप एक चीज़ राय बनाते हैं, उसको विप अप करते हैं, एक जारहाना रवैया रखते हैं, एक इंतहा पसंदाना रवैया रखते हैं, तो उनके सियासतदानों से ज्यादा आपको नहीं लगता उनके मीडिया का रवैया ज्यादा जंगी था, ज्यादा वो उनके सरों पर ज्यादा जंगी जुनून था? दोनों की बात है ना कि देखें मीडिया भी जो है वहाँ पे जो भी इस किस्म की कह रहा था बातें वो भी किसी इशारे पे कर रहा था ना, वो भी एक इंतहा पसंद एक सोच वहाँ मौजूद है, उसकी अक्कासी करता है। लेकिन वही मैं बात करता हूँ कि जब इंतहा पसंदाना रवैया होता है तो उसको खुद नुकसान होता है उस मुल्क को। क्यों देखें अब वही सवाल पैदा होता है कि जब आप एक विप अप करते हैं, एक पूरा सेंटिमेंट सुधारते हैं और एक जो है आप अपनी आवाम को ये देते हैं कि भाई कि ये कर देंगे, तो उसका नुकसान खुद को होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अब हिंदुस्तान को देख लेना कि आपने एक मीडिया ने एक वॉर मॉन्गरिंग की, लेकिन अब जब ये चीज़ें सीज फायर हुई हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों को खुद भी जवाब देना पड़ रहा है, अपने अवाम को भी जवाब देना पड़ रहा है। जो उनकी संजीदा जो लोग हैं वो भी इस किस्म के इस पर सवाल उठा रहे हैं। जाहिद हुसैन साहब अब यहाँ पर बात हो रही है, बल्कि पीटीआई की ख्वाहिश है, ज़ाहिर है इस सारे माहौल में तमाम सियासी जमातों का रवैया बड़ा ज़िम्मेदाराना था, भारत के ख़िलाफ़ सब एक पेज पर थे, ज़बरदस्त तरीके से भारत को जवाब दिया, बिल्कुल मुत्तहिद खड़े रहे। अब तहरीक इंसाफ की एक ख्वाहिश है, एक मुतालबा है कि अगर आप भारत के साथ सीज़ फायर कर सकते हैं तो पीटीआई के साथ क्यों नहीं हो सकता? अब मेरा सवाल ये है कि वहाँ तो अमेरिका बीच में पड़ा, अब पीटीआई और हुकूमत के बीच में कौन पड़े और इनका सीज फायर हो? देखिए इसमें पीछे पड़ने की बात नहीं है। देखिए एक बात हकीकत है, मैंने पहले शुरू में एक बात करी थी कि जब हम दिफा की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। सिर्फ फौज जो है वो मुल्क का दफा नहीं करती है। आपकी अगर माशी सूरत हाल ख़राब होगी तो आपकी सॉवरेनिटी खत्म हो जाती है। आपकी अगर सियासी तौर पर आप एक इस किस्म का तनाज़ा होगा तो मुल्क कमज़ोर होता है। तो मतलब ये होता है कि ठीक है एक आपने
आपने दफा तो कर लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म पे जब आप देखते हैं तो मुल्क के दफा की बात करते हैं तो 2-3 चीज़ें आपको बहुत ही रखनी पड़ती है। एक तो मुल्क के अंदर जो है इस किस्म की जो तकसीम है, पोलराइजेशन है, तो वो जो पोलराइजेशन जो है वो खत्म होनी चाहिए। पोलराइजेशन जब भी होती है तो उसमें ये नहीं होता है कि फिर ये बात नहीं होती, तो उसमें ये होता है कि आप जंग अगर ज़्यादा देर तक चलती है या कोई और जाराना कार्रवाई होती है तो फिर उसके लिए कौम को मुत्तहद होना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि बात सही है कि जो है इस वक्त जो एक अगर कोई स्टेट्समैन है तो उसको यही सोचना चाहिए। मतलब कि पीटीआई को आप समझते हैं कि पॉलिटिकल स्पेस मिलनी चाहिए अब? देखिए, जो कुछ हो रहा था वो तो गलत हो रहा था ना। आपने इलेक्शन की धांधली अगर करते हैं तो उसका मुल्क मुस्तहकम तो नहीं है, जाहिर है। तो मसला यह आता है कि आप अल्लाह वास्ते किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, आपने खुद एक कन्फ्रंटेशन की जो सूरत हाल पैदा की है उसको ख़त्म होना चाहिए। ये खुद हुकूमत के भी जो है फ़ायदे में, इस मुल्क के लिए फ़ायदे में। तो ये नहीं है कि वो हम उसके, मेरे ख्याल ये तो गलत एक लिहाज से जो पैरेलल क्रिएट कर रहे हैं कि जो है वहाँ पे आपने सीज़ फायर कर दी तो यहाँ भी सीज़ फायर, ये मैं इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता हूँ। असल बात यह है कि इस वक्त सबसे ज़रूरत इस बात की है कि जो बुनियाद है, सोर्सेज हैं इनस्टेबिलिटी के, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के, उसको ख़त्म होना चाहिए। तो ये ख़त्म करने में आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार, मेन किरदार हो सकता है, क्योंकि पीटीआई को उम्मीदें भी उधर से हैं? बात नहीं, देखें हम फिर उसमें चले जाते हैं। देखिए मतलब ये होता है कि तो हुकूमत का काम होता है ना, किसके इख्तियार में होता है। अगर फर्ज कीजिए आप गलत मुकदमा बनाते हैं तो कौन बना रहा है? आप जब जो लोगों को जो है इस वक्त तक कितने कैदी यहाँ पे मौजूद हैं जिनका ट्रायल तक नहीं हुआ है, ये बताइए ये किसने किया है? बिल्कुल सही। तो मसला ये आता है कि अगर फर्ज किए यही आपका रवैया रहता है तो ठीक है, लोग तो मुतहद होंगे क्योंकि मुल्क का मामला आता है, स्टेट का मामला आता है, तो यकीनी तौर पर कोई, लेकिन उसमें वो जज्बा नहीं होता है लोगों में। देखें, बुनियादी तौर पर आपको एतमाद अपने मुल्क पर भी होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जारजियत के वक्त जो है लोग इकट्ठे आपने करें। असल में मुल्क के ऊपर अगर एतमाद नहीं होगा लोगों का, जब लोगों को ये एहसास होगा कि हमें जो एक हक मिला था, जमहूरी हक मिला है, वो पूरी तरह नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसका असर आपकी सियासत, आपकी दिफा पे पड़ता है। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन मेरे साथ थे। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।